बात है 14 जुलाई 2001 की, जब ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम विंस मिलर था अपना ट्रक लेकर ऑस्ट्रेलिया के स्टुअर्ट हाईवे से जा रहा था। उस दिन उस ट्रक में दो लोग मौजूद थे, एक तो विंस मिलर खुद और एक उसका को ड्राइवर, और वो दोनों लोग काफ़ी लंबे रूट पर थे, तो आपस में शिफ्ट्स बदल बदल कर वो दोनों उस ट्रक को चला रहे थे। लेकिन जब रात के लगभग 12:30 बजे यानी कि जो 15 तारीख थी वो शुरू हो चुकी थी और उस टाइम पर वो लोग एक काफ़ी सुनसान एरिया में थे कि तभी अचानक से एक लड़की उनके ट्रक के सामने आ जाती है। उस टाइम पर ट्रक विंस चला रहा था और जो उसका को ड्राइवर था वो साथ में सोया हुआ था, लेकिन विंस को उस लड़की को बचाने के लिए इतनी हार्ड ब्रेक मारनी पड़ती है कि जो उसका को ड्राइवर था वो अपनी नींद से जाग जाता है और वो लोग उस लड़की को हिट करने से बाल बाल बचते हैं। जैसे ही ट्रक रुकता है तो विंस उस ट्रक से उतरकर उस लड़की से बात करने के लिए जाता है और वहां जाकर वो देखता है कि वो लड़की जो थी वो बात करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। उसके शरीर पर काफ़ी सारी इंजरीज थी और जो उसके दोनों हाथ थे वो भी उसकी बैक पर बंधे हुए थे। विंस उस लड़की से बात करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जो कुछ भी उस लड़की के साथ और उसके बॉयफ्रेंड के साथ कुछ घंटों पहले हुआ था वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही नहीं बल्कि यूके में और यूरोप में भी न्यूज चैनल्स की हेडलाइन बनने वाला था। British backpacker Peter Falconio 24 years after he was murdered in the outback. दरअसल उस लड़की का नाम जोएन लीस था और उसकी उम्र उस टाइम पर 27 साल थी, तो वहीं उसके बॉयफ्रेंड का नाम पीटर फाल्कोनियो था जिसकी उम्र 28 साल थी। वो दोनों इंग्लैंड के रहने वाले थे और एक दूसरे से साल 1996 में मिले थे। उन दोनों को घूमने फिरने का काफ़ी शौक था और ऑस्ट्रेलिया आने से पहले वो लोग सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड और साथ ही और भी कई कंट्रीज में घूम चुके थे। लेकिन जो ऑस्ट्रेलिया का ट्रिप था उन लोगों के लिए एक ड्रीम ट्रिप था और इस ट्रिप के लिए वो पिछले काफ़ी टाइम से पैसे इकट्ठा कर रहे थे और फाइनली 16 जनवरी 2001 के दिन वो लोग इस सपने को पूरा करते हैं और ऑस्ट्रेलिया के सिडनी एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वो दोनों वर्किंग हॉलिडे वीज़ा पर ऑस्ट्रेलिया आए थे और काफ़ी सारे यूरोपियंस लोग इस वीज़ा पर आते हैं। ऑस्ट्रेलिया में वो लोग ट्रैवल करते हैं और साथ ही फार्म्स वगैरह में काम भी करते हैं जिससे कि जो उनकी ट्रिप होती है वो लोग उसको फंड कर सकें, और इन दोनों का भी यही प्लान था। साथ ही ऑस्ट्रेलिया में कैंपिंग कल्चर भी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी सारे टूरिस्ट्स ऑस्ट्रेलिया में आकर कैंपिंग वैन्स को हायर करते हैं और उस वैन में ही अपना जो पूरा ट्रिप है एक सिटी से दूसरी सिटी जाने का और दूसरी से तीसरी, उसी कैंपिंग वैन में घूम फिर कर वो लोग अपना पूरा ट्रिप जो है उसको कंप्लीट करते हैं। शुरू के कुछ महीने तो वो लोग सिडनी में ही रुकते हैं और फिर जून के महीने में वो लोग एक कैंपिंग वैन को हायर करते हैं और उनका जो प्लान था ऑस्ट्रेलिया की सारी सिटीज़ में घूमने का उसको शुरू कर देते हैं। उन लोगों का जो प्लान था उसके हिसाब से वो लोग पहले सिडनी से कैनबरा जाते, फिर कैनबरा से मेलबर्न और फिर मेलबर्न के बाद वो लोग एडिलेड और डार्विन जाते और एंड में ब्रिस्बेन जाकर अपने रोड ट्रिप को एंड कर देते। इस ट्रिप के दौरान उन लोगों का प्लान था कि वो बीच बीच में रुक कर जगह जगह पर कैंपिंग भी करेंगे और इस ट्रिप को पूरा करने में उन लोगों को कई दिन लगने वाले थे। 25 जून के दिन वो लोग सिडनी से निकलते हैं और अगले कुछ दिनों में वो लोग रोड ट्रिप का मजा उठाते हैं, काफ़ी सारे व्यूज़ इंजॉय करते हैं और जगह जगह पर कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। कैनबरा, मेलबर्न और एडिलेड उन लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया था और अब जो उनकी अगली डेस्टिनेशन थी वो डेविल्स मार्बल नाम की एक जगह थी जो कि काफ़ी फेमस जगह है और काफ़ी सारे टूरिस्ट वहाँ पर जाते हैं और कैंपिंग वगैरह भी करते हैं। तो उन लोगों का भी यही प्लान था कि वो लोग वहाँ पर जाएंगे, कुछ टाइम वहाँ रुकेंगे, कैंपिंग वगैरह करेंगे और फिर अपने ट्रिप को कंटिन्यू करते हुए आगे डार्विन के लिए निकल जाएंगे। स्टुअर्ट हाईवे जो कि 2700 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबा है और सीधा एडिलेड से लेकर डार्विन तक जाता है, ये लोग इस हाईवे का यूज़ करते हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पर जाने के लिए। 14 जुलाई के दिन भी वो लोग स्टुअर्ट हाईवे पर ड्राइव कर रहे थे और लगातार कई घंटों तक ड्राइव करने के बाद वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे, जिसकी वजह से वो लोग एक बैरो क्रीक नाम की जगह पर एक रोड हाउस में रुकते हैं। अब जो ये बैरो क्रीक नाम की जगह है ये कोई कंट्री टाउन नहीं है बल्कि एक काफ़ी सुनसान सा एरिया है जहाँ पर उस रोड हाउस के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आज की तारीख की भी मैं बात करूँ तो आज भी वहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 11 लोगों की ही है। तो जोएन और पीटर उस रोड हाउस में रुक कर वहाँ पर फ्रेश वगैरह होते हैं, वहाँ से खाना वगैरह पैक करवाते हैं, कॉफ़ी वगैरह पीते हैं और ये सारी चीज़ें करने के बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स करने के बाद वो लोग अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं जो कि वहाँ से सिर्फ 58 किलोमीटर्स दूर थी। वो लोग काफ़ी स्लो स्पीड में चल रहे थे, लेकिन कुछ टाइम के बाद वो दोनों एक चीज़ नोटिस करते हैं कि जिस टाइम पर वो लोग उस रोड हाउस में रुके थे वहाँ से लेकर अब तक
एक टोयोटा लैंड क्रूजर उन लोगों को काफी टाइम से पीछा कर रही है। उस रोड की जो स्पीड लिमिट थी उसके हिसाब से अभी तक उस गाड़ी को उन लोगों को ओवरटेक कर लेना चाहिए था, लेकिन वो गाड़ी जानबूझ के उन लोगों के पीछे पीछे चल रही थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि वो एरिया काफी सुनसान एरिया था और अपने पीछे उस गाड़ी को आते हुए देखकर अब उन दोनों को थोड़ा बहुत डर भी लगने लगा था और साथ ही शाम का टाइम था, तो अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा अंधेरा भी होने लगा था। अब लगभग शाम के 7:30 बज चुके थे और उस गाड़ी का ड्राइवर अचानक से अपनी गाड़ी को एक्सेलरेट करता है, लेकिन वो उनकी गाड़ी को ओवरटेक नहीं करता बल्कि अपनी गाड़ी को उनकी गाड़ी के पैरेलल में लगा देता है। उस टाइम पर पीटर ड्राइव कर रहा था और जोएन उसके साथ वाली सीट पर बैठी थी। तो उस टोयोटा लैंड क्रूजर का ड्राइवर पीटर की तरफ इशारा करते हुए वेव करता है और उसको गाड़ी को पुल ओवर करने के लिए बोलता है। इस पर्टिकुलर टाइम पर जोएन काफी ज्यादा डरी हुई थी, तो वो पीटर को गाड़ी पुल ओवर करने से मना करती है, लेकिन पीटर उसको बोलता है कि उस गाड़ी में सिर्फ एक ही आदमी है और उसे नहीं लगता कि उन दोनों को उस आदमी से डरने की कोई जरूरत है। और ये चीज बोलकर पीटर अपनी गाड़ी को पुल ओवर कर देता है, जिसके बाद वो आदमी भी अपनी गाड़ी उनकी गाड़ी के पीछे खड़ी कर देता है और जाकर पीटर से बात करने लगता है। और वो पीटर को बोलता है कि उनकी गाड़ी की जो एग्जॉस्ट है उसमें से कुछ स्पार्क्स निकल रहे हैं। इस पॉइंट पर जोएन को भी लगता है कि वो आदमी शायद उन लोगों के लिए थ्रेट नहीं है और वो आदमी सच में उन लोगों की मदद ही करना चाहता था। फिर इसके बाद पीटर जोएन को ड्राइवर सीट पर बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करके एक्सेलरेट करने के लिए बोलता है और साथ ही उस आदमी के साथ मिलकर गाड़ी के पीछे जाता है एग्जॉस्ट में से जो स्पार्क्स निकलने की बात उस आदमी ने की थी वो चीज चेक करने के लिए। अब जोएन गाड़ी में ड्राइवर सीट पर बैठी थी और पीटर और साथ ही वो आदमी गाड़ी के पीछे खड़े थे। जैसे ही अब जोएन गाड़ी को स्टार्ट करती है और एक्सेलरेटर को पूरा दबा देती है, उस पॉइंट पर वो आदमी ना जाने कहां से एक गन निकालता है और पीटर को गोली मार देता है। जोएन को गोली की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन उसको लगा कि शायद से उसी स्पार्क की आवाज है जिसके बारे में वो आदमी बात कर रहा था। अब इससे पहले कि जोएन कुछ समझ पाती, वो आदमी ड्राइवर साइड का दरवाजा खोल के वैन के अंदर घुस गया और उसने जोएन पर भी एक सिल्वर कलर की हैंडगन तान दी। उसने जोएन के दोनों हाथ केबल टाइस से बांध दिए थे, लेकिन जब वो आदमी जोएन के दोनों पैर बांधने लगा और उसके मुंह पर टेप लगाने लगा तो जोएन छटपटाने लगी और इस चीज से काफी ज्यादा गुस्सा होकर वो जोएन को मारने लगा और उसको ड्रैग करके घसीट कर उसकी वैन से उतार कर उसको अपनी टोयोटा लैंड क्रूजर में डाल देता है और पीटर की बॉडी को ठिकाने लगाने चला जाता है। इसी दौरान जोएन ये चीज भी नोटिस करती है कि उस आदमी की गाड़ी में एक कुत्ता भी बैठा है और वो मौका पाकर उस गाड़ी में से उतरती है और वहां से भागने लगती है। वो एरिया कोई जंगली एरिया नहीं था बल्कि एक काफी सुनसान सा एरिया था, जहां रोड के दोनों तरफ एक तरह से रेगिस्तान की तरह ही था, जहां पर कुछ थोड़ी बहुत झाड़ियां थी, कुछ पेड़ वगैरह थे। तो जोएन मौका पाकर उन्हीं झाड़ियों और पेड़ वगैरह के पीछे छिप गई थी। जब उस आदमी को पता चला कि जोएन गाड़ी में से भाग गई है तो वो टॉर्च लेकर अपने कुत्ते के साथ जोएन को काफी देर तक आसपास ढूंढने की कोशिश करता है और वो ऑलमोस्ट उन्हीं झाड़ियों में जोएन को ढूंढ रहा था जहां पर जोएन छिपी हुई थी। और कई बार तो जोएन को ऐसा भी लगा कि ऑलमोस्ट वो पकड़ी गई है, लेकिन फॉर्चुनेटली जोएन उस आदमी को दिखाई नहीं दी और काफी देर तक जोएन को ढूंढने के बाद वो आदमी वहां से चला गया। लेकिन कुछ देर बाद जब जोएन रोड की तरफ जाने लगी तो वो आदमी जोएन को ढूंढता हुआ वापस आ रहा था और ये चीज देखकर जोएन वापस से जाकर उन्हीं झाड़ियों में छिप गई और अगले कई घंटों तक जोएन वहीं पर छिपी रही। और जब 15 जुलाई का दिन शुरू हो चुका था और रात के लगभग 12:30 बजे थे, तो उस टाइम के करीब जोएन को एक गाड़ी के आने की आवाज सुनाई देती है और उस आवाज से जोएन को यह पता चल गया था कि वो किसी बड़े से ट्रक की आवाज है। उस ट्रक को विंस मिलर नाम का एक आदमी चला रहा था जो कि अपने को ड्राइवर के साथ था और जोएन उनसे मदद मांगने के लिए एक तरह से उनके ट्रक के सामने ही कूद गई। एक पॉइंट पर तो विंस मिलर को यह लगा कि उन्होंने जोएन को अपने ट्रक से हिट कर दिया है। खैर फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। विंस मिलर ने जोएन से जाकर बात की, उसकी कंडीशन देखी, उसकी जो हालत थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, उसके शरीर पर काफ़ी सारी चोटें वगैरह भी थी। तो ये सारी चीज़ें देखकर विंस मिलर उसको वापस से बैरो क्रीक ही ले गया। रात के 1:30 बजे के आसपास विंस मिलर ने पुलिस को फ़ोन किया और जो सबसे नज़दीक का पुलिस स्टेशन था वो जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ था वहां से लगभग 350 किलोमीटर दूर था। सुबह के 4:20 पर पुलिस बैरो क्रीक पहुंची। वहां जाकर उन्होंने जोएन से बात की, उससे इंसिडेंट की डिटेल्स वगैरह ली और फिर लगभग सुबह के 7 बजे के करीब वो लोग विंस मिलर को अपने साथ लेकर उसी जगह पर पहुंचे जहां पर यह सारा इंसिडेंट हुआ था। वहां जाकर पुलिस देखती है कि रोड के साइड में काफी सारे खून के निशान थे और जो सड़क के आसपास मिट्टी थी वो भी खून से लथपथ थी और ऐसा लग रहा था कि अगर अब पीटर फाल्कोनियो पुलिस को मिल भी जाता है तो वो जिंदा हालत में तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा।
अगर उसकी मौत गोली लगने से ना भी हुई हो तो ज्यादा खून बहने की वजह से तो जरूर हो गई होगी। इसके बाद जब पुलिस थोड़ी बहुत और सर्च करती है तो सड़क से 80 मीटर दूर पीटर और जोएन की जो वैन थी वो भी झाड़ियों में छिपी हुई मिल जाती है। वैन को वहां पर देखकर ये चीज तो क्लियर थी कि किसी ने उस वैन को जानबूझकर उन झाड़ियों में छिपाने की कोशिश की है कि ताकि जो सड़क पर आने जाने वाले लोग हैं उनकी नजर उस वैन पर ना पड़े। स्टुअर्ट हाईवे के जिस हिस्से में ये पूरा इंसिडेंट हुआ था वहां से 12 रास्ते ऐसे निकल रहे थे जहां से चांसेस थे कि वो आदमी गया हो। हालांकि पुलिस ने उन 12 एग्जिट्स को ब्लॉक तो कर दिया था, लेकिन तब तक इतना टाइम हो चुका था कि वो इजिली वहां से एस्केप कर गया होगा। अब इस पॉइंट पर पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस आदमी को पुलिस को अब सिर्फ एक स्टेट में या एक शहर में नहीं बल्कि पूरे ऑस्ट्रेलिया में ढूंढना था। इसके लिए नॉर्दर्न टेरिटरी की पुलिस ऑस्ट्रेलिया की हिस्ट्री का सबसे बड़ा मैनहंट मिशन शुरू कर देती है। जब पुलिस को लगातार कई दिनों तक ढूंढने के बाद भी पीटर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली तो इस पॉइंट पर पुलिस को यह भी लगने लगा था कि हो सकता है जोएन झूठ बोल रही हो, क्योंकि पुलिस के हिसाब से जिस आदमी को जोएन ब्लेम कर रही थी पीटर पर और उस पर अटैक करने के लिए, उस आदमी पर बेसिकली कोई रीजन था ही नहीं उन पर अटैक करने का। साथ ही जो जोएन ने पुलिस को स्टेटमेंट्स अटैक के दिन दी थी और जो अटैक के कुछ दिन बाद दी थी उनमें काफी सारी इनकंसिस्टेंसीज थी जो कि पुलिस को ये सोचने पर मजबूर कर रही थी कि क्या उन दोनों पर सच में कोई अटैक हुआ भी था या जोएन ने खुद ही पीटर को मारा था। इस टाइम के दौरान पुलिस जोएन से क्वेश्चंस पूछती है और उसे इन्वेस्टिगेट भी करती है, लेकिन बिना किसी ठोस सबूत के वो लोग जोएन को ब्लेम भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक ऐसा केस हुआ था जहां पर एक लड़की के कत्ल के इल्जाम में उसकी मां को ब्लेम किया गया था और उसको जेल भी भेज दिया गया था। कुछ सालों बाद ये चीज पता लगी कि लड़की की जो मां थी वो सच बोल रही थी और उसको फिर जेल से रिहा किया गया और कंपनसेट करने के लिए उसको कुछ पैसे भी दिए गए। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी और फोरेंसिक रिपोर्ट्स आई तब जाकर पता चला कि जोएन ने अब तक जो कुछ भी कहा था वो सच था, क्योंकि जो टी शर्ट अटैक वाले दिन जोएन ने पहनी हुई थी उसकी जब जांच की गई तो उस पर एक थर्ड पर्सन का डीएनए मिला और जो उनकी वैन थी उसका जो गियर लीवर था और स्टीयरिंग व्हील था उस पर भी सेम पर्सन का ही डीएनए मिला था। इन चीजों से ये चीज तो कंफर्म हो गई थी कि उस दिन उस वैन में जोएन और पीटर के अलावा कोई थर्ड पर्सन भी चढ़ा था। पीटर फाल्कोनियो और अटैकर को ढूंढने के लिए पुलिस ने 4 लोकल ट्रैकर्स को भी बुलाया जिनको पूरे एरिया की जानकारी थी और उन चारों ट्रैकर्स ने कई दिनों तक पीटर फाल्कोनियो के पैरों के निशान जंगल में ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उनको पीटर के निशान तो कहीं नहीं मिले बल्कि जोएन के पैरों के कुछ निशान मिले और साथ में एक बड़े जूते का निशान भी मिला। साथ ही जब पुलिस ने आसपास के जितने भी पेट्रोल स्टेशंस थे जब उनकी सीसीटीवी फुटेजेस निकालनी शुरू की तो जिस तरह की डिस्क्रिप्शन उस लैंड क्रूजर की जोएन ने पुलिस को दी थी सेम उसी तरह की लैंड क्रूजर 15 जुलाई की रात को एलिस स्प्रिंग के एक पेट्रोल स्टेशन के सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई थी। और उस फुटेज में जो आदमी उस गाड़ी में से उतरता हुआ दिखाई दे रहा था उसकी जो कद काठी थी वो भी एक तरह से उस अटैकर की डिस्क्रिप्शन जो कि जोएन ने पुलिस को दी थी उससे हूबहू मैच खा रही थी। लेकिन उस फुटेज में उस गाड़ी की जो नंबर प्लेट थी और उस आदमी का जो फेस था वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जिसके बाद ये सीसीटीवी फुटेजेस पुलिस ने मीडिया में रिलीज कर दी और साथ ही ये भी बोला कि जो आदमी इस फुटेज में दिखाई दे रहा है अगर वो इनोसेंट है तो खुद आकर पुलिस के सामने पेश हो जाए। लेकिन जब कई दिन बीत गए और कोई सामने नहीं आया तो उस मॉडल की जितनी भी गाड़ियां थी पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर पुलिस ने उनकी डिटेल्स निकलवाई और पता चला कि पूरे ऑस्ट्रेलिया के अंदर उस मॉडल की 36 गाड़ियां हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग हिस्सों में मौजूद हैं। तो पुलिस इंडिविजुअली एक एक करके उन गाड़ियों के ओनर्स के घर पर गई और उनसे जाकर बातचीत करने की कोशिश की। इसी तरह से 1 नवंबर 2001 के दिन पुलिस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के एक टाउन ब्रूम में गई इन्हीं 36 गाड़ियों में से एक गाड़ी के ओनर से बातचीत करने के लिए। उस दिन पुलिस ने ब्रैडली जॉन मर्डोक नाम के आदमी के साथ बातचीत की और उससे कुछ सवाल जवाब करने के बाद पुलिस वहां से वापस लौट गई। उन सभी 36 गाड़ियों के ओनर्स के साथ बात करने के बाद भी पुलिस के हाथ कुछ खास नहीं लगा और अब इस केस की जो कार्रवाई थी वो भी एक तरह से ठंडी पड़ने लगी थी। लेकिन आगे चलकर इस केस में कुछ ऐसा होता है कि मानो इस केस का जो क्रिमिनल था उसका पकड़ा जाना उसकी किस्मत में ही लिखा हुआ था, क्योंकि 17 मई 2002 को साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस एक आदमी को ड्रग स्मगलिंग के मामले में अरेस्ट करती है। इस मामले में उस आदमी पर चार्जेस लगाए जाते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक लॉ है कि अगर कोई क्रिमिनल किसी दूसरे केस में पुलिस की मदद करता है तो उसकी जो सजा है वो कम कर दी जाएगी। अपनी सजा कम करवाने के लिए वो आदमी पुलिस को बोलता है कि अगर उन्हें पीटर फाल्कोनियो का जो केस है वो सोल्व करना है
तो उन्हें ब्रैडली जॉन मर्डोक नाम के एक आदमी को पकड़ना चाहिए। वो पुलिस को बोलता है कि अगर वो लोग ब्रैडली जॉन मर्डोक को पकड़ लें तो ये जो पूरा केस है वो खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। ब्रैडली जॉन मर्डोक का नाम इस केस में पहले भी आया था, लेकिन उस टाइम पर पुलिस ने डीएनए सैंपल्स वगैरह मैच नहीं किए थे। लेकिन सेम पर्सन का नाम सेम केस में फिर से आना ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, और इस चीज को कंफर्म करने के लिए पुलिस अब की बार डीएनए सैंपल्स मैच करना चाहती थी। लेकिन डायरेक्टली ब्रैडली जॉन मर्डोक को अप्रोच करने की बजाय वो लोग किसी तरह से उसके भाई का सैंपल मैच करने की कोशिश करते हैं और वो सैंपल पूरी तरह से मैच हो जाता है। लेकिन इस टाइम तक ब्रैडली जॉन मर्डोक को ये चीज पता लग गई थी कि पुलिस उसे पीटर फाल्कोनियो के मर्डर केस में ढूंढ रही है और इसकी वजह से वो फरार हो गया था। पुलिस ने उसे ढूंढने के लिए जगह जगह पर पोस्टर्स छपवाए और $2.5 लाख तक का इनाम भी रखा अगर कोई इंसान ब्रैडली जॉन मर्डोक के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देता है। 22 अगस्त 2002 के दिन साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ब्रैडली जॉन मर्डोक को गिरफ्तार करती है, लेकिन पीटर फाल्कोनियो के मर्डर केस में नहीं बल्कि किसी दूसरे केस में। दरअसल उस पर एक 12 साल की लड़की और उसकी मां ने सेक्सुअल असोल्ट और किडनैपिंग के चार्जेस लगाए थे और इसी केस में साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था। साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस को गिरफ्तारी के बाद पता चला कि नॉर्दर्न टेरिटरी की पुलिस उसको काफी टाइम से ढूंढ रही थी। 17 अक्टूबर 2005 को नॉर्दर्न टेरिटरी के सुप्रीम कोर्ट में इस केस का ट्रायल शुरू होता है। इस केस के ट्रायल के दौरान काफी सारी मीडिया कोर्ट में मौजूद थी और वहां पर इतने सारे लोग थे कि कोर्ट हाउस छोटा पड़ गया था। जोएन ने ट्रायल के दौरान उसको देखते ही पहचान लिया था। इस ट्रायल के दौरान जितने भी एक्सपर्ट्स थे जिन्होंने इस पूरे केस में टेस्टिमनीज ली थी, उन्होंने ये चीज कंफर्म की कि वो जो सीसीटीवी फुटेजेस उस पेट्रोल स्टेशन से ली गई थी उनमें जो आदमी देखा गया था वो ब्रैडली जॉन मर्डोक ही था। और बाद में ये चीज ब्रैडली जॉन मर्डोक के खुद के फादर ने भी कंफर्म की थी। ब्रैडली जॉन मर्डोक का जो डीएनए जोएन लीस की टी शर्ट पर मिला था, उस चीज को चैलेंज करते हुए उसका डिफेंस ये बोल रहा था कि ब्रैडली एलिस स्प्रिंग के एक रेड रूस्टर पर रुका था और जोएन और पीटर भी वहां पर रुके थे और हो सकता है उसका डीएनए उस टाइम पर जोएन लीस की टी शर्ट पर चला गया हो। लेकिन इस चीज का उन लोगों को इस पूरे केस में कोई फायदा नहीं हुआ। 13 दिसंबर 2005 को ब्रैडली जॉन मर्डोक को पीटर फाल्कोनियो के मर्डर केस में कोर्ट ने गिल्टी साबित किया और उसको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की सजा सुनाई गई और जो नॉन पैरोल पीरियड था वो भी 28 साल का रखा गया। हालांकि कोर्ट ने पीटर फाल्कोनियो को गिल्टी करार कर दिया था, लेकिन उसने खुद कभी भी अपना जुर्म कबूल नहीं किया और हमेशा एक ही चीज बोलता रहा कि उसे नहीं पता पीटर फाल्कोनियो कहाँ है और उसने उसका मर्डर नहीं किया। ये पहली बार नहीं था जब ब्रैडली जॉन मर्डोक को जेल जाना पड़ा था, क्योंकि इससे पहले भी ईयर 1996 में वो 15 मंथ्स की जेल काट कर आया था, क्योंकि उसने एक फुटबॉल मैच के दौरान एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पर ओपन फायरिंग कर दी थी। उसने जो ये किया था उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ वो एक तरह से हेटफुल और रेसिज्म का एक्ट था। ईयर 2019 में ब्रैडली जॉन मर्डोक की तबीयत जेल के अंदर काफी ज्यादा खराब हो गई थी, तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और पता चला कि उसको थ्रोट कैंसर है। इलाज के लिए उसको 24 जून 2025 को एलिस स्प्रिंग्स के एक हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और 15 जुलाई 2025 को 67 ईयर की एज में उसकी हॉस्पिटल में ही डेथ हो गई। और उसकी डेथ की जो तारीख थी 15 जुलाई 2025, वो अगर एक तरह से देखा जाए तो पीटर के मर्डर से पूरे 24 साल के डिफरेंस पर थी। ब्रैडली जॉन मर्डोक जो चीज हमेशा बोलता था कि वो इनोसेंट है, इस चीज को सपोर्ट करने के लिए एक ऑथर कीथ एलन ने एक बुक भी लिखी जिसका नाम था फाइंड फाल्कोनियो। इस बुक में उसने इंसिस्ट किया कि पीटर फाल्कोनियो अभी भी जिंदा है और अगर कोई भी इंसान उससे जुड़ी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास लेकर आता है तो वो उसको खुद से $25,000 तक का इनाम देगा। आगे चलकर इस पूरे इंसिडेंट पर काफ़ी सारी बुक्स लिखी गई, काफ़ी सारी मूवीज़ और डॉक्यूमेंट्रीज बनी जो कि कुछ यूट्यूब पर भी अवेलेबल हैं। और जोएन लीस ने खुद भी एक किताब लिखी थी कि किस तरह से उस रात को उसने सरवाइव किया था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की डॉक्यूमेंट्रीज या क्राइम रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट है वो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।